एडवेंचरर्स गिल्ड ने भी एक थैंक यू भेजा है। बैरन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और खुद को संभालते हुए बड़ी सीरियस टोन में विज़र्ड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने गांव वालों को बचाया और विक्टिम्स को एक मौका दिया ताकि उनका ढंग से अंतिम संस्कार हो सके। फिर वो अपना ग्लास उठाता है और सेवियर ऑफ द पार्टी टेरिटरी सर एशर के नाम पर टोस्ट प्रपोज करता है। उसी पल हॉल में मौजूद हर कोई अपना कप उठाता है और उनके सम्मान में चीयर्स करता है। इसके बाद बैंक्वेट का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैजिक टावर की उस ठंडी और सख्त दुनिया के बिल्कुल उल्टा यहाँ हर कोई हंस रहा था और साथ में एंजॉय कर रहा था। ये गर्मजोशी और सादगी भरा माहौल उसके लिए एक नया अनुभव था। टावर से भागने के बाद पेरिक पहली बार उसे खींचकर बाकी लोगों के साथ ड्रिंक करने ले जाता है और उस वक्त हाथ में मग लिए एशर के चेहरे पर एक असली मुस्कान आती है। वहीं दूर रैलन बाउअर मैजिक टावर को देख रही थी, बिना ये जाने कि ये कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। बाहरी तरफ से स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक दिख रहा था, तो उसे लगा कि शायद अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही हैं। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। एक आदमी जो वीरेन से लौटा था, उसने बताया कि उसने एनर्जी सोर्स वाले इंसिडेंट के बारे में सुना है, लेकिन बिल्डिंग तो सही दिख रही है। रॉबलिन बीच में पूछता है, वीरेन कहाँ है? ट्रैवलर जवाब नहीं दे पाता और बस एक बुलेटिन बोर्ड की तरफ इशारा कर देता है जहां भीड़ जमा थी। बोर्ड पर लापता लोगों की एक लंबी लिस्ट लगी थी। जैसे ही रैलन की नज़र उस लिस्ट पर पड़ती है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो फोटोज वाली म्यूरल के सामने रुकती है और यकीन न कर पाते हुए वीरेन के चेहरे को देखती रहती है। नोटिस में लिखा था, मिसिंग नंबर 31 वीरेन, एनर्जी सोर्स की एक्सपोजर में गायब, बॉडी नहीं मिली। जैसे ही वो ये पढ़ती है, उसे अपनी आखिरी बातचीत याद आती है, जब उसने कहा था कि वो उसके लौटने का इंतज़ार करेगा। वीरेन की वो हंसती हुई तस्वीर उसके दिमाग में टूटने लगती है और उसे खोने का सच सामने आ जाता है। वो अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और ज़मीन पर गिरने लगती है। अचानक उसके चारों तरफ लाल एनर्जी का एक ऑरा फटने लगता है। वो चीखती है, इस नुकसान को मानने से इनकार करते हुए। एनर्जी का धमाका और तेज हो जाता है। उसका सारा दर्द एक आखिरी चीख बनकर बाहर निकलता है। ठीक उसी वक्त किसी का हाथ उसके सर पर आता है। एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, इससे कुछ नहीं बदलेगा। रैलन ऊपर देखती है और अपने सामने खड़े आदमी को पहचान लेती है, लॉर्ड वैल्डेट। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कपकपाती आवाज़ में पूछती है, मैजिक टावर में क्या हुआ? उसे उठाते हुए वैल्डेक समझाता है कि एनर्जी सोर्स पागल हो गया है और उसने सेंट्रल एरिया में मौजूद सब कुछ तबाह कर दिया है। सिर्फ लोग ही नहीं, डेटा, रिसर्च रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि वॉल्ट का मैजिक सर्कल भी खत्म हो गया है। मैजिक टावर मास्टर भारी आवाज़ में कहते हैं कि सेकंड सर्किट, बुक्स और आर्टिफैक्ट्स का नुकसान पूरा नहीं है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान सब्जेक्ट 77 था, क्योंकि उसका दिमाग खोए हुए रिजल्ट्स को वापस ला सकता था। वैल्डेक रैलन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि उसे उस मुजरिम के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं जो भाग गया था। जैसे ही वो ये सुनती है, वो तुरंत पूछती है, कौन? एल्डर उसे बताते हैं कि इंसिडेंट से 3 घंटे पहले कोई गायब हुआ था और बाकी मैजिक टावर्स की मदद से उसे ट्रैक कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के तौर पर वैल्डेक ने एक नेकलेस दिखाया जिस पर एक लाल त्रिकोणीय एम्ब्लम बना हुआ था। मेज ने देखते ही उसे पहचान लिया। ये ब्लैक आवर ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल था। ब्लैक आवर सिर्फ मैजिक रिसर्चर्स का ग्रुप नहीं था, उनका मानना था कि मैजिक दुनिया को कंट्रोल करने का एक जरिया है। वैल्डेक ने कंफर्म किया कि इस हादसे में उनका हाथ था, हालांकि वो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि वो टावर में कैसे घुसा। फिर उसने एक एक्सटर्मिनेशन यूनिट बनाने का अनाउंसमेंट किया और रैलन को उस टीम में शामिल होने का ऑफर दिया। ये सुनते ही सॉर्सरेस ने अपनी पूरी ताकत से उस एम्ब्लम को अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। वो अपने घुटनों पर थी और उसकी आंखें लाल एनर्जी से चमक रही थीं। वैल्डेक समझ गया कि उसे अपना जवाब मिल गया है। कुछ दिन बाद पार्टी डोमेन के एडवेंचरर्स गिल्ड में एक ऑफिसर से मिला। शुरुआत में उसने सर एशर से माफ़ी मांगी क्योंकि गिल्ड ने ऑक्स के खतरे को कम समझा था, जबकि गोल्ड रैंक एडवेंचरर्स भी वहां पहले फेल हो चुके थे। एशर का काम एटीट्यूड देखकर ऑफिसर को थोड़ा सुकून मिला और उसने उसे रिवॉर्ड सर्टिफिकेट थमा दिया। डॉक्यूमेंट में टोटल रिवॉर्ड 24 मिलियन एल्क थी, लेकिन टैक्सेस कटने के बाद फाइनल अमाउंट सिर्फ 12 मिलियन बची थी। ऑफिसर ने समझाया कि नॉन मेंबर्स के लिए 50% फी का इंपीरियल लॉ है जिसे बदला नहीं जा सकता। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि इस टैक्स से बचने का सिर्फ एक ही लीगल रास्ता है। एशर तुरंत समझ गया, एडवेंचरर बनना।
ऑफिसर ने जोश के साथ कंफर्म किया कि स्पेशल केस होने की वजह से एशर डायरेक्टली सिल्वर रैंक से स्टार्ट कर सकता है, जिससे टैक्सेस कम हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म साइन करने की इतनी जिद के बावजूद उस नौजवान ने उसे नीचे रख दिया। वो जानता था कि एडवेंचरर बनने से उसके आगे के प्लान्स रुक सकते हैं। फाइनली उसने मुस्कुराकर कहा, पेमेंट इसी तरह प्रोसेस करो, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, बदले के लिए खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाना। एडवेंचरर्स गिल्ड के वेयरहाउस में वो अपनी रिसर्च की तैयारी करता है। वो शीट हटाता है, ऑक वेरिएंट की बॉडी को अपने सामने लाता है और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि बॉडी को कवर करने वाला कपड़ा एक प्रेजर्वेशन आर्टिफैक्ट है, जिसकी उम्मीद उसने गिल्ड में नहीं की थी। एनालिसिस करते वक्त वो देखता है कि कॉर्प्स सही हालत में नहीं है। लाल आंखें, लाल स्किन, फटा हुआ मुंह और अजीब मस्कुलर शरीर उसकी सबसे अलग पहचान थी। फिर भी ये ट्रेड्स किसी सुपीरियर स्पीशीज से मैच नहीं कर रहे थे और उसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी नहीं थी, इसलिए एशर इसे एक म्यूटेशन मान लेता है। लेकिन ये कंक्लूजन अधूरा लग रहा था। वो ऑर्क वेरिएंट की खतरनाक ताकत को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तभी उसे उस क्रीचर की गर्दन पर एक डिटेल दिखती है, एक निशान, स्कार। ऑर्क की रीजेनरेशन जले हुए शरीर को तो ठीक कर सकती थी, लेकिन एक छोटे से जख्म को नहीं भर सकी। इसी से एशर समझता है कि ये रीजेनरेटिव एबिलिटी उस स्कार के बाद ही मिली होगी। वो असल में एक इंसिजन यानी पैदाइश के बाद पावर्स देने की एक कोशिश थी। अब तक इसे सिर्फ एवोल्यूशन से ही मुमकिन माना जाता था, तो सबसे खतरनाक सच सामने आता है कि किसी ने आर्टिफिशियल तरीके से इस वेरिएंट को बनाया है, और ये सबसे बुरा सिनारियो था। जाने से पहले इन्वेस्टिगेटर कॉनरैड और उसके साथी कहते हैं कि उन्हें फेयरवेल के लिए साथ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉनरैड जिद करता है कि उसकी जान बची है, वो इतना तो कर ही सकता है। उसी वक्त ट्रैवलर वो रिंग और क्लोक दिखाता है जो उसे मिला था और कहता है कि ये रिवॉर्ड उसके लिए काफ़ी है। दोनों उससे सहमत होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फाइनली वो विदा लेता है और आगे बढ़ जाता है और वो उसे दोबारा मिलने की दुआ देते हैं। चलते वक्त पीछे से कॉनरैड की आवाज़ आती है, किसी भी शहर जाओ, मर्चेंट गिल्ड कॉनरैड का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरह वो जंगल के रास्ते अपनी जर्नी जारी रखता है। उसका सफ़र उसे पिथ टेरिटरी और मार्टिस बैरन एरिया के बॉर्डर पर बेस्ड एक छोटे से गांव में ले आता है। वहां पहुंचते ही उसने फ्लाइट स्पेल ख़त्म किया और अपने पास मौजूद मैप को देखने लगा। मैप ने कंफर्म किया कि ये अकेला गांव है। एक एप्पल खरीदते वक्त उसने फैसला किया कि वो यहाँ थोड़ी देर आराम करेगा ताकि उसकी जर्नी की टाइमिंग परफेक्ट रहे। जैसे ही उसने फल पर कट लगाया, पास खड़े कुछ आदमियों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। उनकी बातें सुनकर उसे लगा कि यहाँ से कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसने तुरंत एक लाइट विंड स्पेल चलाया और उन्हें सुनने लगा। बातों से पता चला कि गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गॉब्लिन्स हैं। उन क्रीचर्स ने उनका सारा लाइव स्टॉक यानी पशु चुरा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें एडवेंचरर्स को हायर करना पड़ा था। हालांकि एक आदमी का मानना था कि वो ये काम खुद कर सकते हैं। दूसरे ने बताया कि चीफ के ऑर्डर पर वो कल सुबह तक एडवेंचरर्स गॉब्लिन प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। विलेजर्स के लिए गॉब्लिन्स शुरुआत में छोटे चोरों जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। इसलिए एडवेंचरर्स को हायर करना एक आम और ज़रूरी कदम माना जाता था। थोड़ी देर बाद बात एक अफवाह पर चली गई कि जेम्स नाम के आदमी ने जंगल में एक मॉन्स्टर देखा है। चीफ ने इसे सीक्रेट रखने को कहा था, लेकिन उनमें से एक ने फिर भी कहानी सुनाना शुरू कर दी। कुछ दिन पहले जेम्स रोज की तरह अपने ट्रैप्स चेक करने जंगल गया था। तभी उसने एक बोर की चिंगार सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक गॉब्लिन खड़ा था, जिसका मुंह ऑर्क से भी बड़ा था और वो उस बोर को जिंदा खा रहा था। ये सुनकर एक आदमी डर गया कि कहीं एडवेंचरर्स एक्स्ट्रा चार्ज ना मांग ले, इसलिए उसने सबको चुप रहने को कहा। उसी वक्त ट्रैवलर ने अपना लिसनिंग मैजिक ख़त्म कर दिया, लेकिन उस फटे हुए मुंह वाले बड़े गॉब्लिन की बात ने उसका ध्यान खींच लिया। वो हल्का सा मुस्कुराया। इस इत्तेफाक को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस बीच गॉब्लिन्स के खिलाफ शिकार शुरू हो चुका था। हवा में से एक भाला आया और सीधा एक गॉब्लिन को लगा। झाड़ियों के पीछे छिपे 2 हायर्ड एडवेंचरर्स इस हमले का रिजल्ट देख रहे थे। उसी वक्त आर्चर वर्ना ने अपने साथी लॉक से पूछा कि क्या उसकी स्किल्स बेहतर हुई हैं। लॉक मजाक में जवाब देता है, लेकिन लीडर आइरिस बीच में टोक देती है, मिशन पर फोकस करो। वो कमांडर से पूछती है कि क्या उसे गॉब्लिन्स के कोई निशान मिले हैं। आइरिस पास की एक गुफा की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये उनका ठिकाना है। जब ग्रुप जमा होता है तो वो समझाती है कि ये बोन टोटम्स हॉक गॉब्लिन्स का सिंबल है और गुफा का रास्ता असली खतरा है।
वो ऑर्डर देती है कि अंदर जाने से पहले टोटम्स और ट्रैप्स को तबाह कर दिया जाए और बाकी सब मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद आयरिस एक एनहांस्ड विजन स्पेल चलाती है और अचानक सबको अपनी आंखों में बदलाव महसूस होता है। लीडर बताती है कि अब हर कोई बिना टॉर्च के अंधेरे में देख सकता है। सब उसकी काबिले तारीफ प्लानिंग की तारीफ करते हैं। जैसे ही तैयारियां पूरी होती हैं, आयरिस ग्रुप को गुफा में आगे बढ़ने का इशारा करती है, लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले वो अचानक रुक जाती है। सब पूछते हैं क्या हुआ? आयरिस हल्के से कहती है कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे पास ही कोई माना की प्रेजेंस है। जंगल थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। गुफा के अंदर अंधेरे में एक हल्की रोशनी गहराई का रास्ता दिखा रही थी। कुछ गॉब्लिन्स कैंप फायर के पास रिचुअल कर रहे थे। उसी वक्त टनल के अंधेरे से एक हल्की चमक दिखती है, लेकिन एक गॉब्लिन इस पर ध्यान नहीं देता। अगले ही पल एक तीर सीधा उसके सर पर लगता है। पास खड़ा दूसरा गॉब्लिन शॉक में है और उसी पल एडवेंचरर्स तेजी से कॉम्बैट में कूद पड़ते हैं। दो वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और अपनी तलवारों से एक एक करके गॉब्लिन्स को काटना शुरू कर देते हैं। इस बीच एक्टर ने कहा कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन मेज ने उसे वार्न किया कि अपना ध्यान मत हटाना। लड़ाई खत्म होने के बाद ग्रुप आगे का अंधेरा रास्ता देखने के लिए जमा हुआ। फिर किसी ने रास्ता एक्सप्लोर करने का सुझाव दिया और आयरिस ने उसे सावधान रहने और सिग्नल भेजने को कहा। आगे बढ़ते हुए उस यंग वुमन ने देखा कि रास्ता गॉब्लिन्स की लाशों से भरा हुआ है। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो सीरियस हो गई। सोड्समैन ने पूछा क्या हुआ? तब उसने धीरे से कहा कि उसने एक अजीब आवाज़ सुनी है। उसी पल